लीडर हो गया, लीडर, लीडर ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस ग्रुप के लीडर वही हो गए हैं। अच्छा, बाहर तो नहीं नमस्कार, निकल गए? रात के 10 बजे हैं और आज का बिग बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। आज के बिग बुलेटिन में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रभात अवस्थी, पार्टी के कई जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। पार्टी के युवा नेता अभिषेक बाथम, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी के प्रतिनिधि हैं। और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे अनिल गंगवार। कांग्रेस से रमेश चंद कठेरिया हैं, पार्टी को उपाध्यक्ष हैं जिला के जिले की कमेटी में। और वरुण त्रिपाठी युवक कांग्रेस के नेता हैं। ये बड़ा पैनल जुड़ रहा है आज। आज का मुख्य घटनाक्रम ये है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और उसके पीछे उन्होंने दिल्ली मॉडल का तर्क दिया है। सरकार पर, यूपी सरकार पर, योगी सरकार पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के और तरह तरह के, और जनता को लूटने के, प्रदेश को लूटने के, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने घोषणा की है। तो उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उसके बाद में केशव, मतलब एक हलचल शुरू हो गई है। और उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ये बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। और उन्होंने और कई तरीके के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली तो संभल नहीं रहा है केजरीवाल से। 24 करोड़ की आबादी संभालने की बात करने वाली पार्टी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। ये उन्होंने 2 टूक भाषा में केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। और असफल मुख्यमंत्री करार दिया है। कहा है कि कोरोना की जंग वो नहीं लड़ पाए, इस पूरे कोरोना काल में असफल मुख्यमंत्री उन्होंने करार दिया है। और वहीं जो सरकार के प्रवक्ता है सिद्धार्थ, उन्होंने भी कहा है, उनका भी बयान आया है, उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। पर केजरीवाल ने सरकार के कामकाज पर जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। दिल्ली में उन्होंने सवाल पैदा किए हैं कि आप तुलना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो आप बताइए कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय क्या है। और ये सवाल जो है सरकार की तरफ से उठाया गया है। इसके बाद में जो संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने भी, वो उत्तर प्रदेश में ही है पिछले काफी दिनों से। और पूरी तरह से मोर्चा लिए हुए। लखनऊ में प्रदेश का कार्यालय खोला गया है, हालांकि कार्यालय कुछ कारणों से बंद भी किया गया है। संजय सिंह ने भी कई तरीके के सवाल यहाँ उठाए हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने ये सवाल पैदा किए हैं कि दिल्ली में प्रति की आय क्या है और उत्तर प्रदेश में प्रति की आय क्या है। केजरीवाल ने है ये सवाल सिद्धार्थ नाथ सिंह की तरफ से आया है कि केजरीवाल ने कितने अस्पताल बनवाए, जबकि यूपी में 2 एम्स बन रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिद्ध करने करने का बयान दिया गया है सरकार की तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह बोले हैं। तो 1.5 साल से कम का समय बचा है अब 2022 के चुनाव में। इससे पहले आपकी एंट्री उत्तर प्रदेश में हो रही है और बहुत धमाकेदार ढंग से केजरीवाल ने ये एंट्री करने की घोषणा की है। और इससे लग रहा इस बात से है कि जो राजनीतिक पटल है उत्तर प्रदेश का,
उसमें पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। और समाजवादी पार्टी और बसपा, कांग्रेस की तरफ से तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। और खास तौर से उन्होंने जो केजरीवाल ने जो दिल्ली मॉडल है, उस मॉडल की भी हम कुछ चीजों की, कुछ पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये चीजें हैं, कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली तो आ नहीं रही, लेकिन बिजली के बिल जरूर लंबे लंबे आ रहे हैं। तो एक तो जो उनका सबसे दिल्ली का सबसे लोकप्रिय मुद्दा है, वो उन्होंने कहा है कि हम फ्री बिजली का जो उनका मुद्दा है, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली में फ्री बिजली व पानी मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता, ये उन्होंने साफ कहा है। और फ्री बिजली का मुद्दा उन्होंने उछाला है, और लग रहा है कि ये मुद्दा यहाँ भी जनता को काफी पसंद आएगा। वहाँ दिल्ली का जो फ्री बिजली का मॉडल है, उसमें 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक के उपभोग पर सब्सिडी मिलती है, और 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है। यदि इससे 1 लीटर भी अधिक पानी आता है तो पूरा बिल भरना होता है, ये नियम है। इसके अलावा अक्टूबर 2019 से महिलाओं को एक गुलाबी पास के जरिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर मुफ्त यात्रा की सुविधा दिल्ली सरकार ने दे रखी है। रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक के कर्ज लोन देने की बात है। तो ये सुविधाएं तमाम हैं जिन्हें केजरीवाल उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उसको लेकर के ये सवाल उठने लाजमी है कि दिल्ली छोटा छोटा सा प्रदेश है, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि, और वही चीज है। और लेकिन लेकिन आम आदमी पार्टी की जो अभियान है या जो लक्ष्य है, उससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में पार्टी ने पूरी तरीके से पूरी दमखम से लड़ने की घोषणा कर रखी है पहले ही से ही। और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गौतम बिहार को इस चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संजय सिंह पहले ही प्रदेश के प्रभारी के रूप में यहाँ डटे हुए हैं। तो पंचायत चुनाव के जरिए पार्टी किसानों तक और जो खाटी वोटर है वो वहां पहुंच बनाना चाहती है। और उसके बाद में 2022 का जो लोकसभा चुनाव है, वो उसमें कहीं ना कहीं बात है। ये केशव अरविंद केजरीवाल की तरह से केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, और उन्होंने ट्वीट करके बहुत शब्दों में बिल्कुल जवाब दिया है कि दिल्ली तो संभल नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश की बात सोच रहे हो, और ये पूरी तरह से मुंगेर के सपनों की तरह। तो हम कर रहे हैं अनिल गंगवार जी, आपसे ही शुरू करते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की एंट्री है उत्तर प्रदेश में, वो उसे किस रूप में आपकी पार्टी ले रही है कि आपकी पार्टी कहीं परेशान है, कोई समीकरण? शेखर भाई, हमारी पार्टी कतई परेशान नहीं है, बल्कि मैं तो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं कि वो आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही उसका बयान आया, चिंताएं बढ़ गईं। ये आपने उप मुख्यमंत्री के बयान से समझ लिया होगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे उनके कुछ मुद्दे हैं, मैं भी पसंद करता हूं, और हमारी पार्टी उसको उत्तर प्रदेश में लागू कर चुकी है। जैसे उन्होंने पानी की बात की है, तो पानी हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ही नहर का, बम्बे का पानी पहले फ्री कर दिया था। किसानों की सिंचाई के ट्यूबवेल फ्री कर दिए थे। तो हमारा तो उनसे कोई मुकाबला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता इसलिए बढ़ा दी उन्होंने कि इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए। वो कहेंगे पानी मुफ्त, बिजली हाफ, इसलिए इनकी चिंताएं ये बढ़ गई हैं। और आपको 12 का चुनाव ध्यान होगा शेखर भाई, हमारे लिए इसलिए फायदेमंद है कि बसपा खत्म हो रही है, कांग्रेस
का कहीं पता नहीं है। इसलिए और जब 12 में चुनाव हुआ तो महानदल और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी दो लड़े थे, तब हमने सरकार आसानी से बना ली थी। और जो भी ये आम आदमी पार्टी आएगी, ये हमारा नहीं, हमारा जो वोट है वो अपनी जगह मजबूत है। किसान इस समय परेशान है, वो भी मूवमेंट करेगा, जैसे उसे कही जाए कि तुम्हारी बिजली आधी कर देंगे, 10 रुपए यूनिट की जगह 5 रुपए यूनिट लेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोल के लोगों का फ्री इलाज करेंगे, तो ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसलिए उनकी चिंताएं बहुत अब बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस कहीं पर कोई संगठन नहीं बचा, बसपा नेता खत्म हो रही हैं, तो जगह खाली थी, उस जगह को भरने के लिए आम आदमी पार्टी आ गई है। हम तो कहते वो आए, और हम आए तो वो आएंगे तो हम बढ़ेंगे, क्योंकि 12 में हमने चुनाव जीता तो इसी बल पर जीता। महानदल और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का वोट काट दिया था, और जब वो दोनों दल 17 में खत्म हो गए और हमने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, तो हमारा नुकसान हो गया। कांग्रेस की वजह से हमारा वोट छिटक गया, क्योंकि हमारे लोग लड़ नहीं पाए। इसलिए हम आपकी बात तो किसी से गठबंधन होगा, और हमारा तो जो बेस वोट है किसान, पिछड़ा, दलित, ये हमारे साथ है। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है ये। रमेश क्या कह रही है जी, कांग्रेस क्या कह रही है? आम शकर जी, रमेश क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है? हाँ, जिस तरह से पार्टी की एंट्री हो रही है तो कांग्रेस को तो वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है उसको तो सोचना पड़ेगा कि कितना नुकसान पार्टी कर पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो चुनाव होगा तो अपना फरुखाबाद भी प्रभावित होगा। लेकिन इसमें हम कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं समझ रहे हैं, ना कांग्रेस का नुकसान होगा। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी उम्मीदवार जब आएंगे उस वक्त भी देखा जा सकता है कि उम्मीदवार के मतलब निजी व्यवहार पर, उसके निजी दम पर कितना नुकसान हो पाएगा ये तो तभी समय बताएगा। लेकिन उनका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नुकसानदायक रहेगा ही। अनिल मिश्रा जी, 2014 में वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे अरविंद केजरीवाल, और दूसरे नंबर पर रहे थे। तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है बहुत पीछे रह गई थी। तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसे केजरीवाल जी अच्छी तरह से परिचित हैं, और हालांकि कुछ गैप रहा है उस चुनाव को हारने के बाद में, लेकिन फिर उन्होंने सक्रियता बढ़ाई है। बीच में पंजाब में सक्रियता बढ़ाई थी और उन्होंने सक्रियता बढ़ाई है। आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी केजरीवाल की एंट्री के बाद में? देखिए, अभी तो ये भविष्य की बात है, और एक अंदाजा है कि आम आदमी पार्टी आ रही है। सवाल ये कि चाहे वो आम आदमी पार्टी आए और चाहे वो खास पार्टी हो, आम आदमी क्या सोचता है और उस वक्त के ऊपर क्या सोच रहा होगा, इसके ऊपर मुनस्सर करता है। चुनाव में कोई विचारधारा या कोई वोट बैंक तब्दील होना या न होना उस वक्त की परिस्थितियों की बात हुआ करती है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां तो इस वक्त में सीधी सीधी हैं और साफ साफ है। क्या होने वाला है और क्या होगा ये तो बात की बात है। क्या हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में इस वक्त के ऊपर, आम आदमी जो है वो अपने किस तरीके से पिस रहा है, आम आदमी करा रहा है, आम आदमी को राहत पहुंचाने की क्या बात हो रही है, कितनी राहत पहुंच रही है, कितनी नहीं पहुंच रही है। हम स्वयंभू होकर के मियां मिट्ठू बन जाएं, हम कहें कि हम बहुत अच्छे विपक्ष में जा रहे हैं, वो कहें कि हम बहुत अच्छे सत्ता पक्ष में बैठे हैं, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता। जब आएगी आम आदमी, प्रश्न ये है कि अभी तो जो है पहले बूथ वाइज संगठन बनाना होगा ना। खाली खाली जो है पार्टी के आने से कोई एक जन आंदोलन थोड़े है कि जिसमें कि जो है जहाँ पे हो गया वो कार्यकर्ता ही वहां बूथ कर अपना वो हो गया, एजेंट हो गया जा करके। अभी पहले इनको मेहनत करने दीजिए, अभी इनको गांव गांव जाने दीजिए, गांव गांव जाकर के एक रास्ता कायम करने दीजिए, लोगों के साथ में एक पहचान बनाने दीजिए और अपना बूथ संगठन खड़ा करने दीजिए। फिर जब आप आओगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि हम कहाँ पे हैं
और आप कहां पे हो। इस वक्त के ऊपर जो मौजूदा सत्ता पक्ष है मुख्य रूप से जो है वो अपने उसके विकल्प के रूप में कौन कौन से लोग, कौन कौन से वर्ग, कौन कौन से क्षेत्र के लोग हैं वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, बात इसकी होगी। और मेरा तो ये कहना है सबसे, बेकार लड़ने की बात कर रहे हो आपस में। अरे जब चुनाव आएगा तब क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कौन पार्टी कहाँ पे होगी, कौन किस गठबंधन में होगी। कहीं बीजेपी ने भी गठबंधन किए हैं, कभी सेंट्रल में भी गठबंधन किए हैं, कभी गठबंधन की सरकारें लोगों की भी रही हैं। क्या होना है क्या नहीं होना है, आज क्या हो रहा है, आज आम आदमी कैसे पिस रहा है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए सब लोगों को। जब आएगी आम आदमी पार्टी तब देखा जाएगा। हमारी तो आम आदमी पार्टी से भी सामने होगा मुकाबला और हमारी खास आदमी पार्टी से भी होगा। हम तो आम और खास के बीच से अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने सिद्धांत से, अपनी नीतियों से हम अपना रास्ता बनाते आए हैं और हम अपना रास्ता बनाते जाएंगे। आज भी बेसाख्ता आदमी कहता है कि अगर कहीं पे विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का तो सपा दे सकती है। और मैं बुनियादी बात कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एक इस वक्त के ऊपर परिस्थिति चल रही है केवल वर्ग को बांट करके और लोगों को प्रभावित करके, ये हिंदू वोट इधर है, ये मुस्लिम वोट उधर है। सपा अकेली पार्टी है जिसके संग मुस्लिम भी है, जिसके संग हिंदू भी है, जिसके संग और भी जात के लोग हैं। तो इनको सबको चिंता हमसे है। अब जब आम आदमी पार्टी आएगी तो वो भी हमसे चिंता करेगी या बीजेपी के लिए चिंतित होंगे, ये उस वक्त की बात होगी। पहले संगठन खड़ा करें। जी जी जी, ये हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में कोई भी पार्टी कहीं से अपना प्रत्याशी उतार सकती है, वहाँ पार्टी पूरी उतरेगी, उसका कार्यक्रम चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा उनके ऊपर दोषारोपण कर रही है कि उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, या आम आदमी पार्टी वाले अपनी बात कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है और भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है कि आम आदमी पार्टी कितना अपने आप को उठा सकती है। रही बात इस समय जो जनता पीड़ित है, किसान हो, युवा हो, चाहे गरीब आदमी हो, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। ये तमाम केंद्रीय आधार अस्तित्वहीन मुद्दे हैं, इनके ऊपर बात हो रही है। बहुत ही शर्मिंदगी का है। और कोई भी पार्टी हो अगर जनता से जुड़े हुए जनता की समस्याओं का समाधान करती है, उसे मदद पहुंचाती है, तो वो स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन इस तरीके से फिजूलबाजी की जो अनर्गल बातें होती हैं, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा अपने सम्मानित साथी का। किसान आंदोलन की भी बात आ गई, किसान को लेने की बात आ गई। मेरी समझ में शायद जो है वो सभी ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, किसी ने मौखिक रूप से दिया, किसी ने सड़क पे उतर करके दिया। बात तो ये है कि जब बात आएगी वोट की तो किसान किसको समर्थन देता है, नौजवान किसको समर्थन देता है, बेरोजगार किसको समर्थन देता है, हमने क्या वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में और उन वादों को, क्या किसान की बात ले लीजिए, आपने एक उदाहरण दिया है। मैं एक बात और कह रहा हूं, किसान को हम उसकी आय का 2 गुना देंगे, ये वादा किया गया था कि नहीं किया गया था? घोषणा पत्र तक में भी कहा गया और उसके बाद में आम मीटिंग्स में कहा गया। और आज जो है किसान आंदोलन के जो बुनियादी कारण क्या है, मिनिमम जो है सेल प्राइस तक जो है वो अपने नहीं तय की जा रही है। अरे तय कर दो आप कि हम किसान की 2 गुनी कीमत का करे दे रहे हैं तय, वो भी नहीं हो रहा है। अक्षय जी बोलिए। हाँ भाई साहब, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ने के लिए आ रही है और अच्छा लोकतंत्र में आना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर जनता में विश्वास बना चुकी है और जनता ने तय कर लिया है कि आगामी आने वाले 2022 नहीं 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कोरोना काल में हम लोगों ने राशन वितरण का काम किया है। किसी भी जाति धर्म देश को देखकर नहीं दिया गया है, समान हम लोगों ने वितरण किया है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात रही हो, उसमें लोगों ने कहीं भी जाति धर्म का वो नहीं रखा है, अलग से नई बात क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। इससे पहले भी सरकारें उनमें पेंशन योजनाएं चलती थी, चाहे समाजवादी पार्टी में समाजवादी पेंशन योजना रही हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी में महामाया
पेंशन योजना रही हो वो विशेष लोगों को ही मिलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। नहीं, जात किसी का के वहां लिए भी सवाल नहीं था, जाति का वहां भी सवाल नहीं था मान्यवर। न ये इंगित किया गया था कि ये खाली पेंशन यादवों के लिए है या मुस्लिम के लिए है। मान्यवर 80% के धर्म के लोगों को ज्यादातर अपने अपने कार्यकर्ताओं को पेंशन, जिनको आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम जनता विश्वास पैदा किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में है का वातावरण खत्म करने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोई भेदभाव नहीं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हम लोग आगे किए तो क्या है, और आगे भी जनता ने तय करके आए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं अनिल जी, आपकी इजाजत से मान्यवर, मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं। पूरी 3 बिरादरी में रख रहा हूँ। मिश्रा जी मिश्रा जी सवाल। मिश्रा जी 1 मिनट रुक जाइए, प्रभात जी को सुन ले फिर आप बताइए। हाँ अच्छा प्रभात जी। हाँ देखिए, जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव लड़ने की बात कही है, तो इस भारतीय लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने का स्वतंत्र, और 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ही क्या, बहुत सारे नए राजनीतिक दल भी चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। कि ये लोकतंत्र है, किसको कहां नुकसान होगा, किसको कहां लाभ होगा, ये वो लोग चिंता करें जिनको लगता है कि हमारी जमीन कहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्षों में जमीन के ऊपर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव बूथ स्तर पर खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के घोषणाओं से कहीं पर भी विचलित होने वाला नहीं है। जहां तक अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगाए हैं, तो वो सरासर गलत है और इस प्रकार के आरोपों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। किसी और के ऊपर कोई बात कही जाती तो उस पर कोई विचार भी करता, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये तो ऐसा आरोप है जैसे सूर्य के ऊपर कीचड़ उछालने वाला काम किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कामों की तुलना करने की, पिछले वर्षों में जो काम हुए हैं उन कामों में कहीं पर भी विपक्ष खड़ा नहीं दिखाई दिया, बल्कि खड़ा तो दूर, विपक्ष की भूमिका में भी निर्वाह करने में सफल नहीं हो सका। जहां किसान आंदोलन की बात करते हैं, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाता है कि किसानों की समस्याएं क्या है और कौन सी उस जो बना हुआ है बिल, उस किसान बिल में कौन सी कमियां हैं। उनके ही दल के नेता समर्थन करते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये बल्कि देश को आजाद की स्वास्थ्य नीति स्वार्थी तत्वों का किसान कहीं इस प्रकार के आंदोलन में कहीं कोई सहभागिता नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी गांव के पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रही है। ये अलग बात है कि कहीं कहीं कुछ कमियां सामने आती है और वो प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही की वजह से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी किस्त दुरुस्त करने के लिए है। हम और हमारी पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर बिल्कुल भी चिंतित है। हम पिछले के साथ 2022 में भी आएंगे और 2028 में भी आएंगे, क्योंकि हमारा दल विचारधारा पर आधारित दल है, न कि व्यक्ति विशेष के इच्छाओं पर निर्धारित करने वाला दल है। हम राजनीति में उत्थान के काम कर रहे हैं, न कि किसी के उत्थान के काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी निष्ठा के साथ, भारतीय जनता के साथ,
प्रदेश की जनता के साथ ईमानदारी से काम कर रही है, और जब कुछ नहीं मिलता है तो अलग अलग आरोप लेकर के प्रोपेगेंडा करने का काम चाहे अरविंद केजरीवाल करते हो, चाहे कांग्रेस के कुछ लोग करते हो, चाहे वामपंथी समाज के लोग करते हो, लेकिन सबका सब कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो जाता है, कहीं कोई कुछ सामने नहीं दिखाई देता है। हम पूरी तत्परता के साथ बहुमत में आज है और आने वाले समय में भी पूर्ण बहुमत के साथ ही सरकारें बनाएंगे और पूरे भारत में स्थिति पैदा कर देंगे। जो लोग हैं लगेंगे राजनीति है, हमें के साथ आगे चलना होगा। हम भारत को मजबूत करना चाहते हैं, भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी समझौता किसी प्रकार के इस प्रकार के दलों के साथ नहीं हो सकता है। सरकार बनाएंगे, पूरे बहुमत से बनाएंगे और पूरे विश्वास के साथ बनाएंगे। बाकी तो ये सब आरोप और प्रत्यारोपों का दौर छोटे छोटे राजनीतिक दल अपने पहचान बनाने के लिए करते हैं, करते रहेंगे। हम इसकी चिंता नहीं करते। और कुछ कहना? अनिल जी। जी अच्छा, हाँ देखिए भाई, बहुत अच्छी बहस हो रही है, मजेदार बात आ रही है। मैं एक बात कहूंगा, दो बातों की तरफ ध्यान दिलवाऊंगा केवल। एक तो कहा है कि सचिव वैद्य, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, आप बोलिए। हाँ, कहा गया है कि सचिव वैद्य गुरु 3 जे प्रिय बोलई भयास, राज धर्म और तनु का वेगई होई विनाश। हम लोग कुछ न कुछ कहीं न कहीं अपनी पार्टी के सचिव या इनमें से किसी की भूमिका का अदा कर रहे हैं। मैं एक सवाल कर रहा था, मैं कहता हूं कि केवल एक सवाल ले लीजिए। वो जो सरकार होती है सत्ता में सरकार अपनी बात करती है, विपक्ष अपनी बात कहता है। विपक्ष जो है ध्यान दिलाता है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से आम जनता के हित में कौन कौन सी चीजें लागू होनी चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि जहां केवल अगर आप निगाह डालें तो वर्ग विशेष जो है दहशत महसूस कर रहे थे। और मैं साफ कह रहा हूं यहाँ पे कि खाली इसी बात के ऊपर चुनाव करवा लीजिए, सीक्रेट वोटिंग आज करवा लीजिए। आप जो है यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण भी अब कमोबेश कहीं ना कहीं आप इनके बीच में चले जाइए। मौजूदा सत्ता से अगर कहीं पे इनके अंदर दहशत न हो तो आप आज ही चुनाव कराने की बात कर लीजिए, इसी के ऊपर फैसला हो जाएगा। दहशत क्यों है? जात सुराज में प्रजा दुखारी, अवश्य नरक अधिकारी। ये भी प्रजा हैं, यादव भी रहने वाले हैं, इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, मुस्लिम भी इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और मैं साफ कह रहा हूं, इनको दहशत कांग्रेस से नहीं, इनको दहशत समाजवादी से नहीं, इनको दहशत जो है और किसी दल से नहीं है। इनको दहशत केवल सत्ताधारी दल से है, जहां ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले इनकी सुरक्षा का भाव पनपाइए, पहले इनके अंदर विश्वास पैदा करिए, पहले सबका साथ सबका विकास का अपना नारा जो है सही रूप में चरितार्थ करने की बात करिए, उसके बाद आगे बात होगी। वो तो चुनाव में होने की बात है। ठीक है मिश्रा जी, आपने जो बात कही है, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। जी एक मिनट आवाज दे दूं। मिश्रा जी ने जो बात कही है कि यादव और मुस्लिम और ब्राह्मण की बात कही है, ये तीनों बातें मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सोच जाति का सोच नहीं। क्षेत्र करने के नाते आप जाति का सोच रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन व्यक्ति को इस देश का बेटा मानता है, इस देश में कोई जाति नहीं मानता। हम उसको वोटर नहीं मानते, हम वर्ग विशेष की बात नहीं करते। वर्ग विशेष भी हमारा है, हमारा अपना है, हमारा अपना खून है। हम किसी यादव और ब्राह्मण की बात नहीं करते। आज जी मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आज का ही मामला है, आपके बजरंग दल के लोगों ने एक लड़की जो है वो शादी कर ली थी, उसको पकड़ के उसके हस्बैंड मुसलमान लव जिहाद के तहत जो है उसको नारी निकेतन भिजवाया लड़की को, और उसके पति को जेल भिजवाया।
और जब उसने कोर्ट में जाके अपना बयान दे दिया कि हम बालिग हैं और जो है हम बालिग हैं और हमें शादी करने का अधिकार है, तब उसे जाकर छोड़ा गया, उसके घर पहुंचाया गया। ये आपकी पार्टी कर रही है। शेखर जी हमारे बड़े भाई हमारे बड़े भाई अवस्थी जी ने बड़ी शालीनता से जो बात कही, तो उसमें बताया कि ये किसान नहीं। भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए, हमारे बड़े भाई प्रभात जी ने जो भी बात कही कि वो किसान नहीं, किसान इस तरीके का आंदोलन नहीं कर सकता। तो साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर फौज बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही अगर दाल मांगता है तो वो देशद्रोही, और किसान अगर अपने हक के लिए लड़ता है तो साहब आप उसे देशद्रोही कहते हैं। छोटे भाई अभिषेक जी ने भी कहा कि 2027 अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन अति अहमबाजी होना बहुत गलत है। और तीसरी बात, अभी भैया ने कहा भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात, एक मिनट बात सुन लीजिए। जो योगी जी के सुशासन की बात हो रही है, उन्हीं के गृह जनपद के अंदर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक रिपोर्टर उसे दौड़ा के मारा जाता है, और एक इंजीनियर उसे गोलियों से भूना जाता है, एक वकील, तीन साक्ष्य आपके सामने मौजूद है। आप देखिए उठा के अखबार और सोशल मीडिया के उठा के देखिए। आप उत्तर प्रदेश सुशासन की बात करते हैं, आप जो उदाहरण बता रहे हैं उन उदाहरणों को नकारा नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन 25 करोड़ आपने बहुत अच्छी बात क्या घटनाएं होती हैं, तो उससे गलती नहीं, आपकी बात मान ली, आपकी नियत ना सही, लेकिन उसके बाद में फिर उस नियत के खिलाफ दहशत क्यों है, ये भी दूर करना आपका कर्तव्य है। इसको जरूर क्यों दहशत है इन लोगों के पीछे। आप कैसे रहोगे नियत साहब, लेकिन अगर दहशत सिर्फ उन लोगों के दिलों में है। दहशत मारने को यार एक बात बता है, अगर थोड़ा सा सोचे कि सत्य बोलेंगे बुलेटिन में, तो ये तो है कि ये अब सुरक्षा का एहसास है, और आप उसे अगर इसको जो है आलोचना मान रहे हैं, तो आप जो है वो फिर वही शुतुरमुर्ग का उदाहरण हो रहे हैं। माफ कीजिएगा अगर आलोचना माने। मैं ध्यान दिला रहा हूं कि सत्ता पक्ष का जो है ये उत्तरदायित्व तो है कि रहने वाला प्रत्येक नागरिक किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कौम का हो, कहीं का रहने वाला हो, अगर आपके उसका है प्रदेश का, तो उसको उसके अंदर सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। किसान के अंदर असुरक्षा का एहसास क्यों है? किसान के लिए आप माफी चिल्ला रहे हो। एक बात मैं एक बात पूछ रहा हूँ, सुनूंगा मैं आपकी भी, पहले मेरी सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। किसान को आप कह रहे हो कि हम आपके जो है फायदे का बिल ला रहे हैं, और पूरा का पूरा वर्ग किसान का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में, और वो कह रहा है कि हम जो है वो आतंकित हैं कि हमको आप कारपोरेट घरानों के हाथ गिरवी रखने जा रहे हो। ये क्यों हो रहा है? या तो आप अक्षम हो कि अपनी नियत साफ जो है नहीं कर पाते हो, आप लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाते हो, या जिनके हित में, अरे आप हमसे कह रहे हो कि आप रबड़ी खाओ, और हम कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल भूखे मर जाएंगे, तो क्या जरूरत पड़ी है कि उसी अंदाज में आप जो है वो बिल पेश करने के लिए जाते हो? बात क्यों नहीं सुन रहे हो? वापस क्यों नहीं करते हो? किसानों को हिंदुस्तान में रहने वाला, और वो बुनियादी वर्ग है। 80% किसान की बदौलत हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था चलती है, और वो कहता हमें नहीं चाहिए आपकी दी हुई ये चीज, इस अंदाज में हमको नहीं चाहिए आपकी ये चीज, और आप कह रहे हैं नहीं हम इसी अंदाज में देंगे। आप क्यों हटा रहे हो? आप क्यों होर्डिंग कानून को क्यों हटाने की बात कर रहे हो? जमाखोरी के कानून को क्यों हटा रहे हो? किसको फायदा पहुंचेगा? किसान को? किसी किसान के पास में गोदाम नहीं है भरने को। ये आप जो है कारपोरेट घराने की सरकार चलाओगे, और फिर आप कहोगे कि आप गलत बोल रहे हो, फिर हमारी जुबान। उत्तर प्रदेश को समझ में नहीं आ रहा कि भंडारा कब चालू करें, कब उसे खोलें। कभी उसकी स्वतंत्रता दे दी जाती है, कभी उसके जब कहते हैं कि अब भाई खोल दीजिए, तो ये मतलब मानसिक रूप से समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट को कि क्या कर रही है।
पहले डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए, जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस पे आइए। आप लोग कहाँ चले गए? विषय पे आइए भाई। जिस विषय पे भी बात हो रही है, आम आदमी विषय पे पार्टी आइए। के सामने भी विषय ये पे मुद्दे आइए। होंगे। चार्जर आम आदमी पार्टी के सामने भी मुद्दे विषय- होंगे, ये कांग्रेस के सामने भी होंगे, सपा के सामने भी है और जनता से जुड़े हुए सत्ताधारी मुद्दे हैं पार्टी के भाई। सामने भी है। विषय से नहीं भटक रहे हैं। नहीं, ये देखिए किसान ये बताने का काम कर रहे हैं आप। की कमियां नहीं विषय बता में पा क्या रहे खाली हैं। हम आम आदमी पार्टी का गुणगान करें या उसकी आलोचना करें, यही विषय है। अरे जो भी नहीं, पार्टी आप- आने को नहीं, है, आप- आहट अगर महसूस की जा रही है इस देखिए, बात की कि अगर कल इससे- सत्ता में अगर आकर इस- के आम सुनिए, आदमी के हित की बात सोचेगा ये। 2022 के चुनाव पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, उससे आपका तो है 2022 का चुनाव अगर वो लड़ती है उत्तर प्रदेश से तो उसमें नुकसान किसी को नहीं, सीधे सीधे जो समाजवादी पार्टी क्या दिक्कत है? चलिए, क्या आपसे ही नागरिक से और है? चलिए, आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है उसको लेकर के कहीं ना आपसे ही कहीं गठबंधन हलचल है सभी राजनीतिक दलों में। ये आज की डिबेट से भी ये बात सामने आई है। और पूरी पूरी साथ नियत के साथ प्रदेश के विकास में लगे हैं और प्रदेश के विकास में पूर्ण विश्वास के साथ लगे रहेंगे। हम प्रदेश की जनता का उत्थान करने के लिए बने हैं, उसके विकास के लिए बने हैं। और ठीक है, आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एंट्री करने की घोषणा की है। 2022 का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, और उससे पहले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी का ट्रेलर दिखेगा। तो ये एक बड़ी घोषणा आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की है, और इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए प्रभात जी का, अभिषेक जी का, अनिल मिश्रा जी का, अनिल गंगवार जी का, रमेश कठेरिया जी का और बाबू त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।